again, welcome to my channel Study से करो फ्रेंडशिप and I am प्रीतिका महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का नेम है और हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, अगर आपने मेरे साथ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 किया है तो उसके अंदर मैंने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। हमने उसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो सिमिलरली ये बिल्कुल उसी तरह ही होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की, अगर मैं आपको चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग समझाऊं कि वहाँ पर हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था, ax प्लस bx प्लस c, ये थी उसकी जनरल इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। गाइस सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस बिकॉज बाहर रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो कई बार बीच बीच में ऐसा होगा, तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिए। एंड फिर अब हम बात करते हैं ax। तो हम यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिनके अंदर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्यूबिक इक्वेशन की, तो उनके अंदर क्या होता है कि क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होता है कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और क्यूबिक के अंदर हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 होती है। अब बात करें अगर हम टू वेरिएबल्स की, हमने जब अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था, या हम कहेंगे हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर 2 में जब हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, तो हमने हमेशा सिर्फ एक ही वेरिएबल को देखा था। एक ही वेरिएबल यानी कि या तो पूरी इक्वेशन में x होगा, या तो y से y 2y प्लस 3y प्लस 5 इस तरीके से होगा, या z या s, यानी कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है। और जब हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, x, ऐसा नहीं कि सिर्फ x ही एक वेरिएबल होगा, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 2 वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c। यानी कि यहाँ पर हमने देख लिया ना, फर्स्ट वेरिएबल ये हो गया और सेकंड वेरिएबल ये हो गया, यानी कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं। दूसरी चीज़, ये इक्वेशन लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है। यानी कि ऐसे नहीं लिखा हुआ कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c, ऐसे लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो यानी कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हमारे पास 1 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हम आगे बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर पेयर क्यों कहा गया है, पेयर यहाँ पर इसलिए कहा गया है, तो यहाँ पर मतलब जो पेयर का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर का मतलब हमें पता है कि अगर हम, पेयर का मतलब होता है जोड़ी। अगर हमने पढ़ा अपनी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं पेयर ऑफ शूज़, तो क्या होता है, पेयर ऑफ शूज़ अगर कह रहे हैं तो यानी कि दोनों के दोनों शूज़ होंगे हमारे, है ना। तो यहाँ पर पेयर की बात हो रही है, यानी कि पेयर बेसिकली अगर हम रेफर करें तो वो 2 चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर, है ना। तो यहाँ पर हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c, एंड यहाँ पर बात हो रही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि पेयर्स कैसे होंगे, अगर मैं लेट करूँ कि फर्स्ट पेयर हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1z, c1 हम ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें a2x प्लस b2y प्लस c2। और अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो एग्जांपल क्या हो सकता है, 3x प्लस 2y प्लस 5, यहाँ पर होगा 2x प्लस 3y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये इस यहाँ पर a1 क्या हुआ, 3 हुआ, b1 क्या हुआ हमारे पास 2 हुआ, और c1 हमारे पास हुआ 5। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो a2 हमारे पास आ गया 2 और b2 हमारे पास आ गया 3 एंड c2 हमारे पास क्या आ गया 4। ये यानी कि हमें किन्हीं भी 2 इक्वेशन का पेयर लेना है और उन्हें सॉल्व करना है।
यानी कि हमें कोई भी दो इक्वेशंस लेनी है और उन्हें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, हमने ये दो इक्वेशंस ले ली, ठीक है। ये तो आपको जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है और ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जनरल फॉर्म में लिखा गया है कि अगर हमें जनरल फॉर्म में लिखना हो तो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 लेकर करेंगे। और ये हमारे पास क्या हमें दे रखा है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि a1 क्या होता है, b1 c1 क्या है। मतलब इस इक्वेशन में अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें और इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमसे बोला गया, अब हमने ये तो समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, लेकिन अगर हमसे कोई बोले कि आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो तो आप क्या इन्हें सॉल्व कर पाओगे? तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर मेथड्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास है एल्जेब्रिक, है और दूसरा है ग्राफिकल। तो सबसे पहले तो हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। ग्राफिकल मेथड बेसिकली वो मेथड है जो हम ग्राफ पर दिखाएंगे। अगर हमें दो इक्वेशंस को ग्राफ पर शो करना है ना, तो वो हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू करेंगे। और अगर हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में उन्हें शो करना है तो उसके लिए भी उसके मेथड्स होते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के भी अब 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हमारी इक्वेशन a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, यानी कि आपने जैसे कि अगर हम यहाँ ऊपर वाले ही ले लूँ, ठीक है, मैं इसको इस फॉर्म में रख देती हूँ। छोड़िए, इसे यहाँ पर हम इक्वल्स टू ले लेते हैं, अभी नॉट नहीं लगाते, और मैं इसे इस फॉर्म में लिखूँ। हमने यार निकाल लिया ना कि a1 किसे कह रहे हैं, b1 किसे कह रहे हैं, c1 या c2। अब मैं इसे इस फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ आपको। 3/2 इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल टू 5/4। अब आपने अपनी 8, 6, 7, 8 क्लासेस में भी करा होगा कुछ इक्वलेंट फ्रैक्शन करके, है ना। तो क्या है, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, क्योंकि ये तो इक्वल का साइन है ना। तो क्या ये तीनों चीज़ें, ये जो तीनों मैंने फ्रैक्शन लिखे हैं, क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉट। अगर कुछ ऐसा होता है, कोई भी इक्वेशन, जैसे कि यही एग्जाम्पल हमने ले रखा है ना यहाँ पर, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि ये जो है तीनों ही a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। यही हमें शो हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये लाइन है, ये जो दो लाइनें हैं वो ग्राफ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। एक तरीके से आपको प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो आपका ग्राफ किस तरीके से आ सकता है। तो ये आपके ना, अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो पैटर्न एग्जाम का वो चेंज हुआ है। तो यानी कि हमारे पास जो MCQs 20 मार्क्स के MCQs आ रहे हैं, तो उन MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं और उसमें a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है, तो वो ग्राफ पर कैसे शो होंगी, यानी कि इंटरसेक्ट होंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कैसा होगा। तो वही आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या होगी, इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगी और इनका सॉल्यूशन जो है वो एक ही होगा, सॉल्यूशन एक ही होगा और कंसिस्टेंट होंगी। यानी कि चाहे सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि चाहे हमारा सॉल्यूशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, सॉल्यूशंस तो हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं होंगे तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, हमारे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब अगर हम बात करें अपनी सेकेंड उसकी, तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि a1 अपॉन में a2 जो है वो इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के और इक्वल होगा c1 अपॉन में c2 के, यानी कि अब क्या ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूँ तो मैं ऐसे लिखूँ, अगर 2x प्लस 4y 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हमने ये एक एग्जांपल ले लिया। अब अगर आप इसके अंदर a1 हमारा इसके अंदर क्या है, 2 है, a2 हमारे पास क्या है, 4 है। हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये 4 आ गया हमारे पास। अब हमारा b1 क्या है, 3 है, b2 क्या है हमारे पास, 6 है, फिर c1 हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर 4 है एंड c2 हमारे पास क्या है, 8 है ना। अब आप इसे कट कर देख लीजिए, 1
2 1 2 1 2, यानी कि जो अब आपका फ्रैक्शन आएगा 1 2 इज इक्वल 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यानी कि ये क्या है, इक्वल आ रहा है ना। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी कि इसकी जो लाइन होंगी वो को इंसिडेंट होंगी, है ना। और इसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस है। अब उसके बाद आता है, और ये हाँ मैंने अभी आपको, जैसे कि अभी हमने ऊपर ही देखा है ना, अभी हमने ऊपर ही देखा कि अगर हमारी लाइन, अगर हमारे पास एक हो या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं तो हमारी जो लाइन है वो, हमारी जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होती है, तो यहाँ पर भी कंसिस्टेंट होगा। अब बात करें अगर हम इस इक्वेशन की, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि a1 जो है वो a2 के इक्वल है, b1 b2 के इक्वल है और c1 जो है वो c2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर ये बता रही है। यानी कि अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 2x प्लस 4y प्लस 7, हेयर हम ले लेते हैं 4x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप इसे इक्वेट करिए, a1 अपॉन में a2 की फॉर्म में लिखते हैं, b1 अपॉन में b2 की फॉर्म में 4 और 8 आ गया, ये c1 है ये c2 है, ये लिखा हमने, है ना। अब अगर इसे देखें, ठीक है, इसे कट किया तो हमारे पास 1/2 आ गया, इसे कट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, बट ये तो अब किसी कॉमन टेबल में आता ही नहीं है, तो कट तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो यानी कि 7/9 हम एज इट इज लिख देंगे। अब ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब जब पैरेलल लाइंस हो गई तो क्या इनका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? अगर आप अब ये अगर पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे से कहीं पर कट ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, और ये दोनों क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर यहाँ पर होता सॉल्यूशन तो ये कंसिस्टेंट होती, जैसे कि हमारी बाकी की 2 इक्वेशन है, लेकिन ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यानी कि ये इनकंसिस्टेंट होंगी, है ना। तो अब यहाँ पर तो हमारे, अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे अपनी एल्जेब्रिक मेथड को, कि हम कैसे एल्जेब्रिक मेथड, हमारे एल्जेब्रिक मेथड भी 3 टाइप्स के होते हैं, तो हम आगे अब उन्हें पढ़ेंगे, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड हो गया आपका, और एक और 2 और भी हैं, तो हम क्रॉस मेथड हो गया आपका, तो अब वो हम आगे इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एल्जेब्रिक मेथड। अभी हमने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड एंड अब हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अच्छे से समझना होगा, और मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी भी, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब ये कि आप आगे जाकर आराम से अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन से आप क्या समझते हैं? सब्स्टिट्यूट करना, है ना, यानी कि एक इक्वेशन में, यानी कि एक इक्वेशन है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि अगर आपको 2 इक्वेशन दे रखी है और अगर आपको x y की वैल्यू निकालनी है तो आप एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को पुट कीजिए, यानी कि सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो अब हम उस मेथड को यूज़ कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ही है। इसमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हमें क्वेश्चन दे रखी है। अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकेंड है, और ये जब आप लेट करते तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और जब भी आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं, ये सब आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, चलिए हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैंने दिया कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, मैं पहले तो इसे फर्स्ट इक्वेशन को लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 14।
अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू, x तो मैं कैसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो y है अगर ये राइट हैंड साइड पे चला जाए तो इसका साइन चेंज होकर -y हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हम क्या इसे x की वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ पता तो है नहीं, तो हमने इसे x की वैल्यू मान ली, ठीक है। हमारी इससे x की वैल्यू आ गई। अब हम ये जो x की वैल्यू आई है, अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, जहाँ यानी कि हम x की जगह पर सेकंड इक्वेशन में जहाँ x है, हम x की जगह पर 14 - y को रखेंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट मेथड कि आपने पहले एक चीज़ को लेट कर लिया, अब पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन से इस तरीके से x की निकाली है, चाहे y की भी, यहाँ पर y भी रख सकते हैं, हम 14 - x भी कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल आप बोल लीजिए। और उसके बाद फिर हम इसे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं करना कि ऐसे आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया, फर्स्ट इक्वेशन में आपने उसे डाल दिया, आप सेकेंड इक्वेशन में डालिए तो इससे ज़्यादा सही रहता है। x - y = 4 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर करें इसे तो x - y = 4 हमें दे रखा है, तो वह तो हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, पुट वैल्यू, या फिर आप एक काम कीजिए, वैल्यू ऑफ x की जगह पे यहाँ पर हम इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड, हमें सेकंड में पुट करनी है। अब हम जब इस वाली को इसमें पुट करेंगे, सबसे पहले तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4 है, x की वैल्यू यहाँ से हम इधर डालेंगे, पुट करेंगे x, तो 14 - y = 4 इस तरीके से आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2y = 4। अब क्या होगा, यहाँ पहले तो ये जो 14 है ये इधर चला जाएगा, कांस्टेंट टर्म इधर चली जाएगी, क्या रह गया -2y, एंड जब 14 राइट हैंड साइड गया तो 4 - 14 हो गया। अब अगर आप 14 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ओब्वियसली हमारे पास आएगा 10। अब जब हमारे पास 10 आ गया तो हमें देखना, साइन को भी ध्यान में रखना है, बड़ी डिजिट के साथ क्या है, बड़ी डिजिट 14 है एंड उसके साथ माइनस है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। अब उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। और यहाँ बचा हमारा 2y = 10। अब y इधर है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आया कटने के बाद, कट होने के बाद y = 5। हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमने y की वैल्यू निकाली है उसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। अगर हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसे फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप फोर्थ इक्वेशन ना माने तो आप ये भी लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हमने थर्ड में रखना है, ठीक है। थर्ड में जब हम इसे रखेंगे तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, x = 14 - y दे रखा है हमें, है ना। तो हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, 14 - 5, तो x में इसमें से गया तो कितना बचा, 9। तो आगे हमारा आंसर, यहाँ से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो ये होता है अलजेब्रिक मेथड की, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो ये तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट। इसके अंदर हमने क्या किया कि पहले फर्स्ट इक्वेशन ली, उससे एक वैल्यू निकाली, या फिर हमने उसको मतलब x को इक्वल लिखा 14 - y के, फिर हमने अब इसे पुट कर दिया हमने अपनी नेक्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में। और हमेशा ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से आपने अपनी ये वैल्यू निकाली है, कभी भी उसी इक्वेशन में जाकर आपको कभी भी उसे पुट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर से वही वेरिएबल आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर x + y = 14 लिया है और आप x की जगह पे 14 - y लिखते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 0 0, कुछ आया नहीं आया, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई। तो हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप अगर आपने मान लीजिए मैंने तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से लिया है, यही अगर आप इसे सेकंड इक्वेशन से लेते कि सेकंड इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद फिर उसे ऊपर फर्स्ट में डाल दूंगा, तो हमें तो ऊपर तो भी आप यही करेंगे कि आप हमेशा उसकी अपोजिट इक्वेशन में, अगर आपने फर्स्ट को चूज किया है तो आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर आपने सेकंड को लिया है तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने जो आपने जिस इक्वेशन को लिया उसी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, बिकॉज वो
सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने उसी इक्वेशन से जो निकाला है। तो आपको सेकेंड उसकी अनदर जो आपको इक्वेशन दे रखी है आपको वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये तो है सब्स्टिट्यूट मेथड, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। अभी हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर हम आपकी बुक का एग्जांपल ले रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर गाइस हम आपकी बुक का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको तो बुक के क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप खुद भी घर पे एक बार ट्राई कर सकते हैं आगे के एक्सरसाइजेस को। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने एक एग्जांपल ले लिया। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि एक तरीके से एलिमिनेट करना, यानी कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू निकाली थी, इसके अंदर हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के मतलब रखेंगे सामने और एलिमिनेट करेंगे, यानी कि कट करेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। सबसे पहले तो मैं इसे मान लेती हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन एंड इसे मैं लिख लेती हूँ सेकंड इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूँ अब इसकी, तो इसके अंदर क्या है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यानी कि यहाँ पर जो x है और 2x है। सबसे पहले तो हम या तो हम ऐसा कुछ करें, क्योंकि एलिमिनेट का मतलब है यानी कि एक तरीके से कट करना। तो या तो मैं x को ले लूँ कि x दोनों के x के वैल्यू, दोनों के x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, या तो y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो अगर मुझे इन दोनों तो सबसे पहले तो ये हम थ्रू करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेती हूँ, यानी कि अगर यहाँ पर 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ताकि मेरे पास एक नई इक्वेशन बनकर आ जाए, जिससे कि जब मैं उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ, यानी कि उस न्यू इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को रख के सॉल्व करूँ, तो इनमें से x वाला वेरिएबल तो पूरा एलिमिनेट हो जाए और मेरे पास y की वैल्यू इजीली आ जाए। फिर मैं थ्रू सब्स्टिट्यूट यानी कि y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट करके या सेकंड में पुट करके x की वैल्यू इजीली निकाल सकूँ, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। आप इसे 3 से भी कर सकते हैं अगर आपको वेरिएबल y का सेम चाहिए, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आएगी, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। अब हम इसे देते हैं थर्ड इक्वेशन का नेम। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। अब थर्ड और सेकेंड को आप इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम थर्ड वाई लिखते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और अब हम लिखेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन जो कि हमें दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो हमने वही लिखा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हम इसे इक्वेट करें तो सबसे पहले तो हमें साइन चेंज करने होंगे, क्योंकि अगर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का होना चाहिए, यहाँ माइनस लिखेंगे तो बाकी सबके साइन भी चेंज करने हैं। तो ये अगर माइनस का है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब इसके बाद क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x वेरिएबल पूरा का पूरा कट गया। अब अगर हम आगे देखें तो 2y एंड 3y हमें दे रखा है, तो 2y प्लस 3y क्या हो गया, क्योंकि दोनों के आगे साइन क्या है, प्लस है। डोंट आप लोगों को ये भूलना नहीं है, और हमने अपने सेकंड चैप्टर में भी यही समझा था जब हमने डिवीजन मेथड किया था। तो तब हमने यही समझा था कि हमें एक चीज़ नहीं भूलनी कि अगर हमने यहाँ साइन चेंज किया है तो जो साइन हमने चेंज किया हम उसको उसका साइन मानेंगे, ना कि माइनस को। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस कर दिया। ये ध्यान रखिए कि आपने यहाँ साइन चेंज किया है। अगर आप साइन चेंज नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया होता तो मैं इसे प्लस माइनस करके माइनस करके लिखती, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन चेंज किया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने साइन चेंज किया है तो आपको साइन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो अगर हम देखें तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 और इसको प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या है, 10 एंड 4, यहाँ पर 10 एंड 4 है हमारे पास।
तो 10 में से 4 जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, साइन चेंज हो गया ना, यहाँ प्लस का था इसके पास यहाँ माइनस आ गया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 6 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर 6 यहाँ पर 5 है, 5 में डिवाइड में जाएगा तो 6/5, y की वैल्यू हमारी 6/5 आ गई। अब हम बात करें अगर अपने, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन, अब किस में पुट करें हम पुट कर देते हैं इसमें सेकेंड इक्वेशन में, इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे आप, तो 2x की वैल्यू हमें नहीं पता है, -3, अब जो आ रही है वो 5 की वैल्यू y की वैल्यू है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे 2x का हम एज इट इज उतारेंगे, 6 3 जा 18/5 इज इक्वल्स टू 4। नाउ आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस 18 अपॉन 15 इक्वल्स टू 4। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, सॉरी 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4। अब ये 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 10x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ से अगर इसे करें तो 10x इज इक्वल्स टू माइनस 18 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 18, तो अगर देखें तो 10x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 38 है ना। तो अब वैसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो x यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा 38/, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10x x इज इक्वल्स टू 38/10, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी वजह से कैंसिल आउट करता है तो यहाँ पर आ जाएगा 19, यहाँ आएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। तो हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू आ गई, y की भी आ गई, x की भी आ गई, ठीक है। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमें दोनों इक्वेशन को लिखना है और उसके अंदर चेक करना है कि सबसे पहले तो हमें चेक करके देखना है कि इसके क्या है, दोनों के किसी भी मतलब इक्वेशन में कोई सा भी एक वेरिएबल इक्वल है, दोनों में सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसे बाय मल्टीप्लीकेशन, बाय मल्टीप्लाई बाय 2, बाय मल्टीप्लाई बाय 3, 5 किसी से मल्टीप्लाई करके उसे करेंगे ताकि वो इक्वल आ जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर किया कि 2 यहाँ पर 2x है, ये भी x है ना, तो यहाँ पर हमने ये 2x है, यहाँ x है, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए था, तो मैंने सिर्फ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 2 चाहिए तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ 2 लिख के बस करते चले जाएंगे, आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। कई बार हमें गलती कर देते हैं कि हम पूरी इक्वेशन को ना कर सिर्फ आगे के वर्ड को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हमने लेकिन पूरी इक्वेशन को चेंज किया ही नहीं। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। एंड फिर हम उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल तो कट हो जाएगा, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा है एलिमिनेशन मेथड। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जैसे कि आपको इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किस तरीके से करना है वो हमें अभी देखना है। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। हमने यहाँ दो इक्वेशन ली हुई है, 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8। ये दो इक्वेशन हमने ले रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें ना एक चीज़ वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। बिकॉज हम ये हमारी आगे बहुत हेल्प होगी इससे। सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 हमारे पास है 2, a2 है 3, b1 है 1, b2 है 2 और c1 है हमारे पास 5 एंड c2 है हमारे पास 8। ठीक है, तो ये अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये इक्वेशन तो कुछ इस तरीके से है, और हमने पढ़ा है कि हमारी जो इक्वेशन है वो a1x ax + by + c = 0 होती है। तो अगर आप 5 को इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये -5 यानी कि कुछ इस तरीके से 2x + y - 5 = 0 बन जाएगा, जो कि आपकी इसी इक्वेशन के इक्वल आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर c1 और c2 5 और 8 को लिया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे तो हमने ये चीज़ तो लिख ली, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसमें करना पड़ता है
एक चीज़ हमें ड्रॉ करनी पड़ती है x y 1 इस तरीके से। और हम इसमें क्या लिखते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ये हमें याद करना होता है। लेकिन इसका एक अच्छा अगर मैं इसके आपको मेथड बताऊं तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि आपको बी से स्टार्ट करना है, बी सी ए बी फिर से आ जाएगा। या तो फिर आप एक और तरीका लॉजिकल एक और तरीका ले सकते हैं कि अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको x की टर्म चाहिए तो आप यहाँ पर x को हाइड कर लीजिए एंड यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा y एंड कांस्टेंट टर्म की। तो y के लिए आप क्या यूज़ करते हैं b1 b2 एंड कांस्टेंट टर्म के लिए c1 c2, तो हमने यहीं पर उसको लिखेंगे। ठीक है, यहीं अगर आपको अगले में y चाहिए तो y को बीच में हाइड कर लीजिए और आपके पास a1 a2 वाला टर्म एंड c1 c2 वाला टर्म होगा। तो c1 c2 तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर देंगे a1 a2 वाला। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लें तो हमारे पास बचता है a1 और b2। a1 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड b2 फिर हम लिख देंगे। तो ये हो गया। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर a1 a2 c1 c2 b1 ये पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं b1 यहाँ पर क्या है हमारे पास 1, b2 हमारे पास है 2, यहाँ पर हमारे पास c1 है 5 और c2 है 8, a1 है हमारे पास 2 और a2 है हमारे पास 3। यही अगर हम बात करें तो हमारे पास b1 है 1 एंड b2 है हमारे पास 2। अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो x यही करेंगे हम b1 को b2 से यानी b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। फिर अब हम अगर बार लिखें यहाँ पर 5 y की बात तो 5 एंड 3 माइनस करेंगे 2 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 3 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस का साइन लगाएंगे 2 8 को मल्टीप्लाई करना है हमें। उसके बाद फिर क्या आ जाता है हमारे पास 8 एंड 2। उसके बाद अब हमें क्या लिखना है a1 b2 यानी कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे उसमें से 3 और 1 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 को। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 5 3 जो 50 माइनस 16 और यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस 3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या आएगा x अपॉन में 8 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। बड़ी डिजिट के साथ क्या है माइनस, तो माइनस हमें यहाँ लगाना नहीं भूलना है। फिर y अपॉन में 5 में 16 है तो इतना बचा 1 यानी और माइनस 1 आएगा। 1 अपॉन में 4 में 3 है तो बचा 1। अब आपको क्या करना है बारी बारी से आपको सबसे पहले तो x को इसके अब तीनों अगर इक्वल है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ x अपॉन में -2 इज इक्वल्स टू 1/1 लिख सकते हैं हम। और इसे भी हम ऐसे इसे y को भी ऐसे लिख सकती हूँ y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/1। अब आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का x हो जाएगा और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 आएगा आपके पास। यही सिमिलरली अगर आप y के साथ करते हैं तो y को मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो y आएगा आपका। और यही अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये क्या हो रहा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -1। तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई -2 एंड -1। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। सो आप पहले से नोट कर लीजिए। होप अब आप सबने इसे नोट कर लिया होगा। तो कल से हम अपने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी बता सकते हैं। और मेरी वीडियो के नोट्स इंस्टाग्राम पर भी मैं अपलोड करती हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे इस लेक्चर के नोट्स देख सकते हैं। तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, बाय बाय।